हेलो बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर गणित में आप सबका स्वागत है। और इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 4 तक कर लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब आइए आज करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। कह रहा है जांचिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो n यहाँ पे दी गई है प्राकृत संख्या। n क्या दी गई है? आप जानते हैं प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1, फिर 2, फिर 3, अप टू चलती जाती, असीमित। के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। मतलब आपको पता लगाना है कि क्या 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं। मतलब जो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 5वें में, जो आपको बच्चों संख्या दी गई है वो दी गई है x बराबर 6 की पावर n। कहिए हाँ या ना। अब कह रहा है कि n जो है यहाँ पे वो एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? अब कह रहा है क्या n के किसी भी मान के लिए क्या x का अंत 0 के साथ होगा। मतलब यहाँ पर क्या जो है संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आइए हम रख करके देखते हैं। सबसे पहले हम n का मान क्या लेते हैं? 1। क्या लेते हैं? तो हमने x का मान निकाला, x बराबर 6 और n की जगह 1। 6 की पावर 1 कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? फिर n का मान हमने क्या लिया? 2। क्या लिया? तो x का मान देखते हैं। अब n का मान 2 लेने पर जो x बनेगा वो क्या बनेगा? x बराबर 6 की पावर 2 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे x बराबर बनेगा 6 की पावर 2। और 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। किसी ने 12 कहा है, भाई ऐसा मत करो। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 का 2 बार गुणा। 6 का कितने बार गुणा? 2 बार, ना कि 6 का 2 से गुणा। तो 6 का 2 बार गुणा 6 गुणे 6 कितना हो गया? समझ में आया? अब n बराबर 3 ले लो। n बराबर कितना? तो x बराबर हो गया 6 की पावर 3। मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, बोलो कितना आ गया? 216। तो आप देख रहे हैं, आप n का कोई भी मान ले रहे हैं मगर ये 0 के साथ समाप्त नहीं हो रही है। समझ में आया? तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब इसका मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, देखिए कैसे हल करेंगे। चूँकि x बराबर दिया है 6 की पावर n, बोलो हाँ। अब आप 6 का गुणनखंड कर दें तो 6 का गुणनखंड आएगा 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। मतलब 6 बराबर 2 गुणे 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? 6 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की होल पावर कितना? n। 2 गुणे 3 की होल पावर n। इसको खोल दीजिए, 2 की पावर n और 3 की पावर n। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि इकाई का अंक 0 प्राप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 तथा कौन? 5। 2 तथा 5। बेटा अगर आप चाहते हो कहीं भी आपको 0 बने तो गुणनखंड में 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 5। तभी 2 गुणे 5 कितना होगा? 10। और तभी 0 आएगा, हाँ या ना? तो 2 तथा 5 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 तथा 5 होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे 2 और 5 है कि नहीं है? परंतु यहाँ पर 5 अनुपस्थित है। बोलो उपस्थित है कि नहीं है? देखो 2 तो उपस्थित है मगर 5 उपस्थित नहीं है, मतलब अनुपस्थित है। इसलिए अतः 6 की पावर n 0
पर समाप्त होगी कि नहीं होगी? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। याद रखिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1 5 होना चाहिए। कितने 5? 1 5, कम से कम 1 5 का होना बहुत ज़रूरी है। परंतु यहाँ पर 2 और 10 जो होता है उसका गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, परंतु 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा और ना ही ये 0 पे समाप्त होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 6। क्या कहा जा रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। बेटा ये एक संख्या दी गई है, कह रहा है कि ये भाज्य है या अभाज्य है, और अगर भाज्य है तो क्यों है। देखो बेटा, कल हमने बताया था कि संख्या आपके लिए 2 प्रकार की हैं। जो वास्तविक संख्या है बेटा, वास्तविक संख्या, या वास्तविक संख्या से बेहतर बोला जाए तो प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? हाँ, देखिए आप सब जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4 अप टू कभी ख़त्म नहीं होती। अब बेटा प्राकृत संख्या में 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्या में कितने प्रकार की संख्या? 2 प्रकार की, बल्कि मैं कहूँगा 3 प्रकार की। एक पहली संख्या है जिसे कहते हैं आप अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? अब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है ये जान लो। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हों। किससे विभाजित हों? एक तथा स्वयं से। एक तथा स्वयं से। समझ में आया कि नहीं आया? जो किससे विभाजित हों? एक तथा स्वयं से। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या है? 2। अब 2 को कौन कौन विभाजित करेगा? एक तो 2 करेगा और एक कौन करेगा? 1 करेगा। हाँ या ना? मतलब इसके केवल 2 ही भाजक हैं, एक 2 है और एक 1 है। मतलब वो संख्या खुद है और एक ये है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 3 की, तो 3 को कौन कौन विभाजित करता है? पहले नंबर पे 1 करता है, और कौन करता है? इसके अलावा कोई करेगा क्या? तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अब आप देखिए, एक संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं 4। क्या लिख रहा हूं? 4। तो 4 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? और 4 से भी जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब 1 से और खुद के अलावा भी कोई ना कोई है। बोलो हाँ या ना? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा विभाजक हो, मतलब 1 को और खुद को छोड़ करके भी कोई हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? मतलब जिसे स्वयं तथा एक के अलावा विभाजित किया जा सके, है ना? किया जा सके, जिससे एक और स्वयं के अलावा भी कोई विभाजित कर सके, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 6 है। क्या है बेटा? 6। 6 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 1 का। फिर किसका जाएगा? और किसका जाएगा? और 6 का भी जाएगा। बोलो हाँ। तो इनका तो जाते ही जाता है, सब में ही जाएगा, मगर इसके अलावा भी कुछ लोग आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसे बोलते हैं, सेकंड वाली संख्या को बोलते हैं
भाज्य संख्या। क्लियर? हाँ, अगला है बेटा एक संख्या है एक। क्या है? एक। अब ये बताओ एक को केवल कौन विभाजित करेगा? एक, क्योंकि एक भी वही है और खुद भी वही है। तो याद रखना एक जो है ना भाज्य है और ना ही, हाँ, ना ही क्या है, हाँ, ना तो एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ गए? क्योंकि एक को केवल खुद ही विभाजित करता है, तो ना ये भाज्य है और ना ये अभाज्य है। क्लियर? चलिए अब आइए देखते हैं जो आपको सवाल दिया गया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 6 है, हमारे पास कोई संख्या दी गई है, हमने मान लिया उस संख्या का नाम x मान लिया। क्या मान लिया? कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, इस संख्या में दो पद हैं, एक पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। आप चाहो तो इस संख्या से 13 कॉमन ले सकते हो। 13 क्या ले सकते हो? क्योंकि पहले पद में भी 13 है, तो पहले पद से 13 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 7 गुणे 11। बीच में क्या लगा? और 13 में से 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक। क्या बचेगा? कॉमन लेना मतलब भाग देना, और 13 में से 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक। तो x बराबर 13 गुणे, ब्रैकेट में यहाँ पे कोई नहीं लगा, निशान लगा मतलब गुणे का निशान, 11 सते प्लस कितना? एक। तो x बराबर 13 और गुणे कितना? समझ में आया? और ऐसी कोई भी संख्या जिसे दो प्राकृत संख्या के गुणन के रूप में लिखा जाए, जैसे 6 बराबर 2 गुणे 3, बोलो हाँ है ना? 6 बराबर 2 गुणे 3, तो इसे दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए ये 100% क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य। तो इसलिए 13 गुणे 77 के रूप में है। अतः x एक कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? क्योंकि अगर अभाज्य होती, अगर क्या होती? अभाज्य, तो इसका एक गुणन खंड ऐसा होता है जैसे 5 बराबर 5 गुणे 1, 5 गुणे 1। समझ में आया कि नहीं आया? ओ हाँ, ये मिसप्रिंट हो गई हमसे, सही बात है। यहाँ पर क्या होगा? 78। क्या होगा? 78। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी हुई संख्या हमेशा क्या होती है? भाज्य। इसलिए यहाँ पर एक कौन सी संख्या है? भाज्य है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगली संख्या देखिए, 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। अगली संख्या लेते हैं, तो फिर से हम लिखेंगे माना x बराबर 7 6 5 4 3 2 1 और धन में कितना? 5। यहाँ पर बताइए कितने पद हैं? दो पद। एक पद पूरा ये है और एक पद पूरा ये है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि जब प्लस आता है तब पद बदलता है। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते? क्योंकि ये भी 5 बैठा है, यहाँ भी 5 बैठा है, तो ये क्या बन जाएगा अंदर? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और धन में क्या आएगा? 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x बराबर 5 और ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? देखो, हल कर दो, तो हल करोगे तो कितना आ रहा है? 1008। कितना आ रहा है? 1008 धन कितना? 1। तो ये बन गया 5 गुणे 1009। 5 गुणे 1000। अब ये बताइए, ये संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी है कि नहीं लिखी है? और दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी हुई संख्या हमेशा क्या होती है? भाज्य। कैसी होती है? भाज्य। तो अतः x कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? समझ में आया? हाँ, इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं। कौन कौन? एक तो 5 ही हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एक तो 1009 ही हो गया, हो गया, और एक खुद में एक बन जाएगा। एक तो सबका होता है, हाँ है ना? तो जब दो से अधिक भाजक निकल जाएं तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है?
भाज्य। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? हाँ, जैसे 6 हुआ तो 6 के भाजक 1 तो होगा ही, 6 तो होगा ही। अब इसमें 2 भी है 3 भी है, तो 2 भी हो गया और 3 भी हो गया, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या बन गई? भाज्य संख्या। क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट कर लें इसको, ये देखिए इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। कौन सा ठीक लग रहा है, किताब वाला कि हमारा वाला? तो इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल बच्चों, सवाल क्रमांक 7। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए क्या सीन है, एक गोलाकार मैदान है, उस पे चलना शुरू करते हैं। सोनिया जो है, सोनिया एक चक्कर लगाती है पूरा पूरा, और सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। क्लियर? और इसी मैदान का चक्कर रवि लगाता है, और रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। आपको बताना है कि दोनों एक दूसरे को कितने पे हाय बोलेंगे, कब मिलेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा है वृत्ताकार मैदान। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मान लीजिए सोनिया जो है यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है। क्लियर? अब बताइए एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद सोनिया कितने मिनट खर्च कर चुकी होगी? दूसरा चक्कर खत्म होने के बाद सोनिया कितने मिनट कर चुकी होगी? 36 मिनट। और तीसरे चक्कर के बाद सोनिया कितना समय ले लेगी? 54 मिनट, क्योंकि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। एक चक्कर में यहाँ पर और फिर यहाँ पे आ गई। क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए देखते हैं, रवि जो है वो भी इसी बिंदु से स्टार्ट करता है। बोलो क्लियर? ये रवि है ग्रीन कलर में। अब रवि जो है, रवि एक चक्कर में कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। तो रवि का दूसरा चक्कर कितने में होगा? 24 मिनट में। और रवि का तीसरा चक्कर कितने पे होगा? 36 मिनट पे। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए 36 मिनट पे जब रवि अपना तीसरा चक्कर लगा के यहाँ पे आएगा इसी पॉइंट पे, उस समय सोनिया अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट कर रही होगी। कहिए हाँ या ना? क्योंकि सोनिया को भी लगे हैं 36 मिनट दूसरे चक्कर के लिए, और रवि को तीसरे चक्कर के लिए कितने लगे हैं? हाँ, मतलब सोनिया अपना दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही होगी और रवि अपना कौन सा राउंड? तीसरा। क्लियर कि नॉट क्लियर? मगर ये एक दूसरे को टकराएंगे ज़रूर, क्योंकि 36 मिनट पर ये दोनों जो हैं एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। कहिए हाँ या ना? बस ये है कि रवि अपना आगे होगा और सोनिया पीछे होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो दोनों ही। तो सवाल उठा है कि बताइए ये कब एक दूसरे को टकराएंगे, तो आंसर क्या होगा? 36 मिनट। ये तो मैंने आपको अभी ऐसे समझाया एक्सपेरिमेंट करा के एक तरीके से। अब देखिए इसका विधि क्या है, इसकी क्या है विधि। तो बेटा जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही हो या किसी क्वेश्चन में पुनरावृत्ति हो रही हो, क्या हो रही हो? क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति अगर हो रही हो तो आपको लेना है LCM। क्या लेना है? LCM। तो यहाँ पर सोनिया का एक चक्कर कितने मिनट का है? 18 मिनट का। और रवि का एक चक्कर कितने मिनट का है? 12 मिनट का। आपको निकालना है ये दोनों कब टकराएंगे। LCM ले लीजिए, यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे लिखिए 18। बताइए 2 से कितने बार? 2 से कितने बार? 3 से कितने बार? 2 से कितने बार? 3 से कितने बार? 3 से कितने बार? तो भैया 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे कितना? और 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है? तो पहले जिसकी जोड़ी बन गई, बोलो 2 की जोड़ी बन गई, लिख दो। 3 की जोड़ी बन गई, लिख दो। 2 की जोड़ी नहीं बनी,
लिख दो। 3 की जोड़ी नहीं बनी, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो 2 तियाँ 6 दूने 12 तियाँ। आंसर LCM बराबर कितने मिनट? तो 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे को फिर से टकराएंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे या होंगे। ठीक है, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लें। ये जो है एक दूसरे को 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे। मेथड ये है, ठीक है ना, दोनों का LCM। चलिए देखिए, अब हम अगली एक्सरसाइज हमारी 1.2 शुरू होने वाली है और उसमें हमें समझना है बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में थोड़ा सा अंतर। तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से बहुत डीप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा मेनली हमारे पास जो संख्या है जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? बेटा वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी है। एक्चुअली वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और क्या होता है? अपरिमेय। समझ में आया? मतलब वास्तविक संख्या में दो हिस्से हैं, एक परिमेय का है और एक किसका है? अपरिमेय का। बहुत गहराई के साथ समझिएगा, लिखने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। अब परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। इनका पूरा नाम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। परिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिन्हें आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? अंश बटे हर, अर्थात P बटे Q। P बटे Q। अब आप बोलोगे सर P क्या होता है यहाँ पे? तो P भी पूर्णांक होता है और Q भी पूर्णांक होता है। तो ऐसी संख्या को आप बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? हाँ, देखिए मैं कहूँ शून्य, तो शून्य जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है? क्या आप शून्य को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को क्या लिख सकते हैं? 0/1, क्योंकि शून्य में किसी का भी भाग दे दो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो शून्य को आप क्या लिख सकते हो? 0/1। तो ये भी किस रूप में दिख रही है? P/Q के रूप में। अर्थात शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय। कौन सी संख्या है? परिमेय। याद रखिएगा, अंश बटे हर के रूप में P/Q तो रहेगा, मगर याद रहे Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय होगी। ठीक है, चलो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 कैसी संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय? कैसी संख्या है? क्यों है परिमेय? क्योंकि 4 को लिख सकते हो 4/1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? 4/1 भी लिख सकते हैं अपन, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछूं कि 2.3 कैसी संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय? बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है? कैसी संख्या है? ये भी परिमेय है, ये संख्या भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 2.3 को आप लिखोगे, यहाँ पे 2.3 का डेसिमल काट दोगे तो नीचे क्या आएगा? और इसके बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 0, मतलब ये बन गया 23/10। 23/10। तो ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गई परिमेय। क्या हो गई ये? बहुत बढ़िया, ये परिमेय हो गई। अब बात करते हैं, परिमेय हो गई है, इस तरीके की संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परंतु कुछ संख्याएं हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी नहीं जा सकती, है ना? तो क्या है? ऐसी संख्या
ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा कि 2.32, बोलो हाँ या ना, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? बोलो, परिमेय है। क्यों है परिमेय? क्योंकि बेटा दशमलव के बाद 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? तो इसको तुम लिख सकते हो 232, और दशमलव तोड़ करके क्या आएगा नीचे? 100। क्या आएगा? 100। क्योंकि बेटा यहाँ पर ये दशमलव के कुछ अंक के बाद रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि दशमलव के बाद 2.32 में ये रुक गया। क्लियर हो गया ना? हाँ, तो यहाँ पर रुक गया है, तो आपको पता है कि इतने जीरो लगाने हैं। बट मैं आपके सामने एक ऐसी संख्या दे दूँ, जैसे मैं कहूँ 2.4256127, और आगे पता नहीं अंक बढ़ते ही जा रहे हैं। बताइए हाँ या ना? तो क्या आप इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? तोड़ तो दोगे, दशमलव में नीचे 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे के जीरो का ठिकाना है क्या? तो हमको यहाँ पर कितने जीरो लगाना है, कुछ पता है कि नहीं पता? तो जब पता ही नहीं है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख नहीं सकते। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। क्या कहलाती हैं? हाँ, ऐसी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय। जैसे उदाहरण के लिए बेटा, उदाहरण के लिए जैसे √2 होता है। क्या होता है? √2। 2 का वर्गमूल 1.414, और बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, पता ही नहीं अनंत तक बढ़ता जाता है। तो क्या तुम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसलिए ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक जरूरी नोट लिखो। नोट: सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय। जैसे उदाहरण हमारे पास अभाज्य संख्या है 3। क्या है अभाज्य संख्या? 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3। क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? √2। रूट का क्या? 2। √2 भी क्या होगा? √7 क्या होगा? और √11 क्या होगा? क्योंकि ये सब की सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। अभाज्य कैसी संख्याएं हैं? और अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो जैसे 11 है, तो 11 अभाज्य क्यों है? क्योंकि 11 के गुणन, 11 को कौन कौन विभाजित करेगा? एक तो 11 करेगा और 1 करेगा। हाँ या ना? और जिनको खुद करे और वो 1 करे, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, √4 क्या होगा? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, परिमेय होगा। क्यों? √4 जो है, 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 गुणे। अब जब रूट के अंदर एक जोड़ा मिल जाता है तो रूट के बाहर आ जाता है, क्या बन जाएगा? 2। क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को लिख सकते हो 2/1। क्या लिख सकते हो? इसलिए यह P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? क्लियर कि नॉट क्लियर? ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। डन।
अच्छा, एक चीज़ और बचती है बेटा लास्ट में, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? हाँ, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक दूसरे को काटे ना। जैसे मान लो बेटा तुमने यहाँ लिखा है 6 और तुमने यहाँ लिखा है कितना? तुमने यहाँ लिखा है 16। नहीं नहीं नहीं, 6, हाँ चलो 16 ले लिया, बोलो हाँ या ना। तो 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 3 लिखना था, मैंने 16 का बना दिया। 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 होगा, बोलो हाँ या ना। और 16 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, बोलो हाँ या ना। तो इसमें 2 और 2 कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसमें कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या है? सह अभाज्य नहीं है। बोलो क्या है? हाँ, सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, और वो गुणनखंड क्या है? 2 है। क्या है? हाँ, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ भाजक 2 है। दिख रहा है उभयनिष्ठ भाजक? अब यदि मेरे पास अगला नंबर मैं लिख रहा हूँ 3/8, 3/, तो 3 का गुणनखंड क्या बनेगा? 3 गुणे 1, 3 गुणे, और 8 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ या ना। और ज़्यादा हो तो 1 लगा लो। क्या लगा लो? अब ये बताइए, इनका कोई उभयनिष्ठ भाजक है क्या? नहीं है, या कह लो तो 1 है। अब 1 तो दुनिया का होता है, 1 तो सबका होता है, तो इनका उभयनिष्ठ भाजक क्या है? 1 है। मतलब कोई नहीं है या 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ भाजक 1 हो, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। तो इनका उभयनिष्ठ भाजक 1 है। उभयनिष्ठ भाजक कह लो, या इसी को बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? वो क्या है? 1। क्या है? 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ भाजक 1 होता है वो क्या होती हैं? सह अभाज्य। क्या होती हैं? तो यहाँ पर जो संख्या आपके पास 3 और 8 हैं वो क्या है? सह अभाज्य। तो 3 और 8 यहाँ पे क्या है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत कि नॉट दिक्कत? चलिए मुझे बताइए, 11 और 22 सह अभाज्य हैं कि नहीं है? बोलो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? नहीं है। क्या है? सह अभाज्य नहीं है। क्यों? यहाँ देखो 11, तो 11 का मतलब 11 एकम, और 22 का मतलब 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, हाँ या ना। अब दोनों का उभयनिष्ठ भाज्य देखो कितना है? 11 है कि नहीं है? मतलब यदि लिखोगे 11/22 तो यहाँ आएगा 11 गुणे 1, और यहाँ आएगा 11 गुणे 2, मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य नहीं है। मगर काटने के बाद जो बची वो क्या हो गई? सह अभाज्य हो गई। क्या हो गई? तो याद रखिएगा, कल हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। डन।